हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैंने एक मॉक टेस्ट थर्ड डाल रखा है। जैसा कि आप लोग का पैटर्न है 60 ऑब्जेक्टिव एंड 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो 10 डिस्क्रिप्टिव के लिए पहले बैकग्राउंड भी बताना पड़ेगा। तो वो बैकग्राउंड जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले 60 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप वो डिस्कस कर लेते हैं। और आज केवीएस की आंसर की भी आ गई है। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर की चेक कर ली होगी और उससे आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो आए हैं। तो चलिए अभी जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई आप में से बहुत लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो या एमआरएस की कर रहे हो। तो मेरे पास उसका कोई बैच नहीं है, यही बताना था। ठीक है, बैच किस चीज़ का है वो बता दूं। मेरे पास में तो इसको तो मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने यूनिट वाइज में लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यूनिट वाइज मैंने इसके भी नोट्स जो हैं वो पूरे प्रॉपर तैयार करे हैं, जो मैं आपको कल पूरा जो है जॉर्डन, अलेक्जेंडर पोप और विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज, जॉन कीट्स, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे पता है मेरी बात को सुनता तो है नहीं, इतनी आगे कर करके देखेंगे, पता नहीं काय को मैं बोले जाऊं। खैर फिर भी भाई जो लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं और एलटी में उनके प्री में 85 प्लस क्वेश्चंस ठीक हैं, वो हमारा बैच ये 6 तारीख से शुरू हो रहा है। उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एलटी वालों के लिए, एलटी का डिस्क्रिप्टिव बैच है, मेंस का बैच है ये। तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसे। पीडीएफ में नोट्स रहेंगे, फीस 2500 रुपये रहेगी। और ये क्लासेस जो हैं वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। 6 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो लोग उसकी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है। तो ये जो लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है ये लिटरेचर, ग्रामर, लाइव वीडियो बैकअप, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म है। 1200 रुपये में 3 फरवरी से ये लास्ट आवर है। बेसिकली इसमें क्या है ना, सब कुछ कंप्रेस्ड फॉर्म में है, डिटेल नहीं है लेकिन कंप्रेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लोगों को करना क्या है कि केवल अपने इस ऐप को, इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आप लोगों को कहाँ गया, मॉक टेस्ट 13 ऐप डाउनलोड करिए। और बाकी चीज देखो भाई, मैंने ये आपका एक मॉक क्वेश्चन पेपर थर्ड बनाया था, टेलीग्राम पे डला हुआ भी है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो चलो आज जो है सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीच बीच में चीजें मैं बताती भी जाऊंगी। तो ये रख उठाया मैंने अपना पेन, और पेन शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो आप सभी को पता है वो कौन है, और नहीं पता तो जान लें, वो हैं, दैट इज जॉर्डन। जॉर्डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट है। थोड़ा सा इनके बारे में, इनके क्वेश्चंस कराने के बाद बताती हूँ। जॉर्डन सर्व्ड एज द डीन ऑफ विच कैथीड्रल, कौन सी कैथीड्रल के डीन के रूप में उन्होंने काम करा है। देख लीजिए, वेस्टमिनिस्टर एबे, कैंटरबरी कैथीड्रल, सेंट पॉल्स कैथीड्रल या सेलिसबरी कैथीड्रल। तो इसी के बारे में पहले मैं ये भी बता दूं। और ये है आपका, पहले इसका आंसर है सेंट पॉल्स कैथीड्रल, दैट इज सेंट पॉल्स कैथीड्रल। पहले से क्वेश्चन करा देते फिर आगे बढ़ूंगी। सेंट पॉल्स कैथीड्रल। फिर उसके बाद है, व्हाट इज अ मेटाफिजिकल कंसीट, अ सिंपल कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एन एक्सटेंडेड मेटाफर कंपेयरिंग वास्टली डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और अ टाइप ऑफ राइमिंग कपलेट, और लिटरल डिस्क्रिप्शन। कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब होता है कि एक बहुत दूर दराज की चीजों के बीच में कंपैरिजन करना। तो एन एक्सटेंडेड मेटाफर, जो बिल्कुल डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, उन्हें कहा जाता है मेटाफिजिकल कंसीट। In which poem does Donne compare the souls of the lovers to the legs of drawing compass? इसका आंसर है A Valediction Forbidding Morning. The answer is Valediction Forbidding Morning. Donne's The Flea is best described as religious meditation, seduction poem, या एलिजी फॉर अ फ्रेंड, सेटायर ऑन साइंस। देखो कितने हैं इसमें, 12 क्वेश्चन है। उसके बाद मैं जॉर्डन के बारे में बताऊंगी। तो ये है एक सेडक्शन पोएम। द फ्लिया जो है वो एक सेडक्शन पोएम है। इट्स अ सेडक्शन पोएम। हाउ मेनी पोएम्स आर कंटेन्ड इन डन्स होली सोनेट्स। होली सोनेट्स में कितनी जो है वो पोएम्स हैं।
और वो है हाउ मेनी पोएम्स आर कंटेन्ड इन डन्स होली सोनेट्स, और वो है 19। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसके, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर करा हो तो इसके आंसर्स आप लोग चेक कर सकते हैं। द पैराडॉक्स डेथ दाउ शेल डाई अपीयर्स इन विच पोएम? बेटर माई हार्ट, डेथ, द गुड मोरो, डेथ बी नॉट प्राउड, या द कैनोनाइजेशन? तो इसका आंसर है दैट इज सी, डेथ बी नॉट प्राउड। Which of the following is not a characteristic of Donne's poetry? Use of colloquial speech, smooth conventional versification, fusion of intellect and emotion, dramatic abrupt openings. देखो भैया A, C और D तीनों हैं, B नहीं है। स्मूथ कन्वेंशनल वर्सिफिकेशन इनके में देखने में हमें नहीं मिलता। In Better My Heart, Donne uses violent imagery to address a cruel mistress, his enemies in the church, death, the 3% God. तो डन जो है वायलेंट इमेजरी में किसको एड्रेस करते हैं, और वायलेंट में द 3% गॉड, दैट इज द 3% गॉड। द होली सॉनेट्स वर रिटन ड्यूरिंग डन्स कन्वर्जन फ्रॉम that is Anglicanism to Catholicism, Roman Catholicism to Anglicanism, या Puritanism to atheism, या Presbyterianism to Methodism? तो ये है इसका आंसर है, दैट इज बी, रोमन कैथोलिसिज्म टू एंग्लिकनिज्म। Metaphysical poetry often incorporates references to science, geography, and theology. The moving leg of the compass in Donne's conceit presents the speaker who travels away. चल, अब मैं आपको जॉन डन के बारे में बताती हूँ कि जॉन डन क्या थे, क्या चीज़ है। मैं आपको इनके बारे में बताना शुरू करती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन थे, क्या था। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जॉन डन के बारे में जाने, जॉन डन जो है वो 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट है। ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है। और ये मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत ही उनके इनोवेटिव आइडियाज होते थे। और अभी मुझे और क्या चीज़ बतानी है, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। देखिए, अगर हमको जॉन डन के बारे में जानना है तो सबसे पहले उनके जॉन डन के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि ये क्या थे। ये मेटाफिजिकल पोएट थे। ही वाज द डीन ऑफ सेंट कैथीड्रल्स, सेंट पॉल्स कैथीड्रल, सेंट पॉल्स कैथीड्रल के वो जो है डीन थे। और उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल कंसीट्स के, उनके जो मेन उनकी पिक्यूलियरिटीज हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटाफिजिकल कंसीट्स, फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, विट एंड पैराडॉक्स। अगर आपको ये चीजें पता है तभी तो आप किसी क्वेश्चन को बता पाओगे ना, नहीं तो कैसे बता पाओगे। कोलोक्वियल स्पीच, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, ड्रामेटिक क्वालिटी। तो जॉन डन जो है वो कौन थे? जॉन डन was an English poet, cleric, and the foremost representatives of the metaphysical school. He worked as a dean in St. Paul's Cathedral, and he was a representative poet of metaphysical school of poetry. What are the qualities of metaphysical poets? And these are
metaphysical conceits. And what exactly is metaphysical conceit, that you must know. Metaphysical conceit, extended metaphors comparing vastly dissimilar objects. जैसे lovers को compass से compare करना. फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज अलॉन्ग विद रोमांटिक आइडियाज. फ्यूजन ऑफ विट एंड पैराडॉक्स, एंड दैट इज क्लेवर वर्ड प्ले, क्लेवर वर्ड प्ले, कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स. कोलोक्वियल स्पीच, कोलोक्वियल स्पीच का मतलब आम बोलचाल की भाषा, दैट इज कोलोक्वियल स्पीच. एंड डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट exemplary feature of metaphysical poet. They wanted to show their pedantic learning, that they have learned a lot, and that's why whatever they had learned, they tried to exhibit in their poems. तो वो अपनी पेडेंट्री को दिखाना चाहते थे. और अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूं कि जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाती हूँ, और उसमें मैं पूछना चाहूँगी कि एक्सप्लेन द फेमस कंपस कंसीट इन डंस अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. अगर ये आपको इस कंसीट के बारे में आपको बताना हो तो आप क्या कहेंगे? इन वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, आप जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है की है, जैसे एक्सप्लेन द फेमस, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं. पहला है एक्सप्लेन. एक्सप्लेन का मतलब है कि यू हैव टू राइट डाउन द होल ऑफ द थिंग. आपको एक्सप्लेन करना है विद सम एग्जांपल्स. तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा वर्क से स्टार्ट करिए. जैसे आपको क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेमस कंपस कंसीट इन डंस अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. इन अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, Donne compares the soul of two lovers to the legs of drawing compass. The fixed leg represents the beloved staying at home, and the moving leg represents the lover who um, who travels away. Despite their separation, they remain connected. And the fixed leg leans toward the moving one, and as it travels in a circle, it eventually returns to where it began. This conceit illustrates the love is unified despite physical separation. The beloved's constancy enables the speaker to complete his worldly duties. The spiritual connection transcends bodily separation, and true love is measured by spiritual, not physical proximity. All of these points will have to be incorporated in your answer, because here you have to point out what are the keywords. If the keyword says explain, then you have to answer, you have to explain the whole of the thing in 80 words, but you have to explain the whole of the thing. तो इसीलिए आपको मैं ये कह रही हूँ कि जब क्वेश्चन को लिखो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि चीज़ क्या है. जैसे कि अब अगर मैं हम लोग जॉर्डन की कुछ पोएम्स के बारे में, जैसे उनकी फेमस पोएम्स है द फ्लिया, द गुड मॉरो, द सन राइजिंग, बेटर माय हार्ट, डेथ बी नॉट प्राउड, ये सारे के सारे हैं. तो आप इनके बारे में, जैसे इनका है द फ्लिया जो है एक सेडक्शन पोएम है. द मेटाफर ऑफ अ फ्लिया दैट हैज बिटन बोथ द लवर एंड द बिलवेड, एंड हियर ही हैज use the conceit of spiritual union of the souls of the lover and the beloved. Death be not proud, this is a holy sonnet 10th, a powerful sonnet challenging death's supposed power. And the good morrow, a love poem celebrating the awakening of true love. Better my heart, 3% God, a religious sonnet using violent imagery to express the speaker's desire for God to forcefully take possession of his soul. तो ये जो है आपको इनके इनके वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए. और एक जॉर्डन का एक बहुत ही फेमस जो है वो उनका कलेक्शन है होली सोनेट्स, जिसमें 19 डिवोशनल पोएम्स हैं. और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने इसमें लिए भी हैं, और मैं और भी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ पॉइंट पॉइंट करके कि जैसे कि आप इन्हें एलैबोरेट कर सकें. हालाँकि इसके जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, नोट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड भी करा देंगे. तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया लव सोनेट्स एंड ऑल दैट, वो अगर आप इनको
ढंग से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे नियो क्लासिकल एज के। हीरोइक कपलेट को उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने यूज़ किया है, पॉलिश किया है इस फॉर्म को। और जो है वो सटायर्स लिखते थे उनके। ही वॉज फेमस फॉर द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक जो कि एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक लिखा जाता है एपिक की तरीके से, बट द सब्जेक्ट इज ट्रिवियल। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप लिख सकेंगे। जैसे अगर मैं अलेक्जेंडर पोप द ऑगस्टिन सेटायरिस्ट है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप है तो इनके बारे में जो उनके मेजर डिडक्टिक पोइट्री है यानी कि शिक्षाप्रद है, और एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। तो आप ये देखिए अलेक्जेंडर पोप इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ विच पोइटिक वर्स, और जो आपको मैंने अभी बताया दैट इज द हीरोइक कपलेट। A heroic couplet consists of 2 lines of iambic pentameter that rhymes, 4 lines unrhymed, 2 line of dactylic hexameter। 2 lines होती हैं जिसमें iambic pentameter जो है वो होता है, and that is 2 lines of iambic pentameter that rhymes, A A B B C C इस तरीके से होता है। Which poem by Pope contains the famous line a little learning is a dangerous thing? ज्ञान हो तो पूरा हो, आधा अधूरा ना हो। ये उनका पहला वर्क है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। द आंसर इज बी, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। द रेप ऑफ द लॉक इज क्लासिफाइड एज अ, रेप ऑफ द लॉक इज क्लासिफाइड एज pastoral, religious sonnet, mock epic. The answer is mock epic. The answer is mock epic. What real life event inspired the rape of the lock? और इसका सही आंसर है रेप ऑफ द लॉक जो है वो बेलिंडा के लॉक को सिजर्स से काटा गया था। लॉर्ड पीटर ने अराबेला फर्मा के बाल की लट को जो है वो काट लिया था। द सुपरनैचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक इंक्लूड सिल्फ एंड नोम्स, एंजल्स एंड डीमंस, घोस्ट, ग्रीक गॉड्स। तो ये है आपका इसका सही आंसर है सिल्फ्स एंड नोम्स। सुपरनैचुरल मशीनरी जो है वो इसमें यूज की गई। एसे ऑन मैन इज अ फिलोसॉफिकल पोएम दैट एक्सप्लोर्स, एसे ऑन मैन ये पोएम है ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स एंड द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। अब इसमें ना एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे ये है मैंने दिया भी है व्हाट इज द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना भी चाहूंगी। तो मैं ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आपके पास आया एक चीज क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट चेन ऑफ बीइंग एज प्रेजेंटेड इन पोप्स एसे, एन एसे ऑन मैन। अब सबसे पहले आपको पोप के ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में बताना है, थोड़ा सा टाइम लेते हुए आपको बताऊंगी। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज अ हायरकियल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मैटर एंड लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड as illustrated in Diego de Veldi's engraving and explored in Pope's an essay on man। हायरकी के में जो क्या है, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज अ हायरकियल स्ट्रक्चर from of all matter and life created by God। Hierarchy from top to bottom: God, angels, humans, animals, plants, inanimate matter, hell। God साथ साथ है God, angels, humans, animals, plants, inanimate, hell। और ह्यूमैनिटी की पोजीशन जो है इस्थुमस ऑफ मिडिल स्टेट, गॉड एंजल ह्यूमन बीच में है, गॉड्स और एंजल्स के बीच में है। ठीक है, तो या इसमें ये ना एंजल्स और एनिमल्स के बीच में है, एंजल्स और एनिमल्स के बीच में है। तो ये जो है इसलिए ह्यूमैनिटीज पोजीशन इस्थुमस ऑफ अ मिडिल स्टेट, एनिमल्स और एंजल्स के बीच में है। तो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मैटर
एंड ह्यूमन बींग्स एंड लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड 7 है। तो आपको सबसे पहले ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में बताना होगा। तो ये एक्सप्लेन जब भी वर्ड आता है तो आपको ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू पोप इन एसे ऑन मैन, humans occupy a middle state between, अभी मैंने आपको बताया, that is angels and beast 7 है, angels and beast. The central message of essay on man divine providence is that is whatever is right, जो है सो सही है, whatever is right, जो भी है वो सही है. Which work by Pope satirizes bad writers and dullness in literature, and that is the Dunciad, जिसमें वो बैड राइटर्स और डलनेस को सटाइराइज करते हैं. द फाइनल वर्जन ऑफ द डंसियार्ड फीचर विच इंडिविजुअल एज द हीरो, कौन से इंडिविजुअल को उन्होंने हीरो के रूप में दिखाया है. एक्चुअली जो सटायर होता है उसका पर्पस होता है टू ब्रिंग रिफॉर्म इन सोसाइटी, एंड दैट इज कॉलिकिबा, नहीं एक मिनट, एंड दैट इज डी कॉलिकिबर. ये है आपका इसका आंसर हो गया. ये Pope's statement, know then thyself, presume not God to can suggest. Human should focus on understanding rather than God's design. यही इसका सही आंसर है. Human beings should focus on understanding themselves. Human beings को खुद को समझना चाहिए बजाय इसके they God's designs. ठीक है. अब which publication is considered the inaugural work of English romanticism? ये क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के. तो which publication is considered the inaugural work of English romanticism? And that is lyrical ballads. अब आपसे मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन कराने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों को, क्योंकि बेसिकली मैं क्या है कि मैं 3 राइटर्स पहले कवर करूंगी, उसके बाद जो है उनके क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी की चीजें करूंगी. तो देखिए, हु ऑथर्ड लिरिकल बैलेड्स विद विलियम वर्ड्सवर्थ? एंड दैट इज कॉलरिज. द आंसर इज सी, कॉलरिज. How does Wordsworth define poetry in the preface to lyrical ballads? And that is the spontaneous overflow of powerful feelings, that is C. According to Wordsworth, poetry takes its origin from emotion recollected in C, tranquility, 28 ka C. Wordsworth argued that the language of poetry should be language really used by men, and that is B, language really used by men. Which poem expresses Wordsworth's pantheistic philosophy? ये टर्म आया पैंथीस्टिक फिलोसफी किसे कहते हैं? पैंथीस्टिक जो हर चीज में कण कण में ईश्वर को माने, और सेंस sublime of something far more deeply interfused, and that is Tintern Abbey. The answer is Tintern Abbey, that's D, Tintern Abbey. What is the subtitle of Wordsworth autobiographical epic The Prelude? वर्ड्सवर्थ की ये पोएम द प्रिल्यूड जो है, इसे उनका लिरिकल बिल्डंग्स रोमन भी कहा जाता है. और बिल्डंग्स रोमन का मतलब ही होता है कि नॉवल ऑफ द ग्रोथ ईयर्स, तो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. हाउ मेनी बुक्स आर इन द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड में फाइनल वर्जन में कितनी किताबें हैं? तो प्रिल्यूड के फाइनल वर्जन में 14 बुक्स हैं. Wordsworth Lucy poems are a series of 5 poems about a mysterious idealized figure named Lucy. Lucy जो है वो कोई उनकी बहन नहीं है, उनकी प्रेमिका नहीं है, एक mysterious idealized वो है. In odd intimations of immortality, what happens to the celestial light of childhood as a person grows? It turns into rational thought. That's B, it turns into rational thought. The solitary reaper is set in. The solitary reaper is set in. That is C, the Scottish Highlands. That is C, the Scottish Highlands. Which poem by Wordsworth celebrates urban beauty at dawn? Urban beauty at dawn. That is composed upon Westminster Bridge. तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं.
मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता के फिर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में बता के देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट्री है। अगर सबसे पहले हम लोगों को मैं यहाँ तक पहले आपको बताया हू वाज़ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड व्हाई ही कॉल्ड द फाउंडर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो सबसे पहले आपको ये बेसिकली मैं इसमें बता रही हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज़ एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट हू अलोंग विद सैमुअल टेलर कॉलरिज फाउंडेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। लिरिकल बैलेट 1798 में आया, co-authored with Coleridge. This collection is considered the inaugural work of English Romanticism. अब वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन है पोइट्री इज द अब आपको एक क्वेश्चन आया एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो आप कैसे जवाब दोगे? तो सबसे पहले ये है कि ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स को पहले एक्सप्लेन करोगे। पोइट्री बिगिंस विद इंटेंस इमोशनल experiences and these emotions arise naturally and powerfully. Recollection in tranquility ये आपको बताना होगा। Recreation of emotion और एग्जाम्पल देना हो, जब एक्सप्लेन कहा जाता है तो यू विल हैव टू गिव एग्जाम्पल एज वेल। जैसे ये सारे मैंने लिख रखे हैं, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो उसमें ये होता है ना कि व्हेन एवर व्हेन यू लाई ऑन व्हेन एवर यू आर इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो ही आप इन्हें लिख पाओगे, नहीं तो आप इन्हें नहीं लिख पाओगे। फिलहाल मैं पहले इसे पूरा कर देती हूँ। कॉलरिज प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू लिरिकल बैलेड्स वाज पोएट्री डीलिंग विद विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने संभाला था जो सिंपल वाला पार्ट था और इन्होंने जो है संभाला था सुपर नेचुरल। तो दैट इज सुपर नेचुरल एंड गोथिक एलिमेंट, दोनों का ये मानना था कि वो साधारण को असाधारण बना देंगे और ये असाधारण को साधारण। इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर व्हाई इज द मैरिनर पनिश्ड, ये इनका जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कहानी है तो ये है ही दैट इज ही शॉट एन एल्बेट्रॉस, वो एक एल्बेट्रॉस को जो है वो मार देते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। अगर मैं थोड़ा सा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज की मोस्ट फेमस एंड इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन टू लिरिकल बैलेड्स है। सुपर नेचुरल बैलेड है अबाउट अ सेलर हु शूट्स एन एल्बेट्रॉस। इसकी जो थीम्स हैं सिन सफरिंग एंड रिडेम्पशन, ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विद नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है गोथिक एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। फेमस एलिमेंट है द एल्बेट्रॉस एज सिंबल ऑफ नेचर एंड इनोसेंस। इसकी बहुत फेमस लाइन है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Which critical work by Coleridge distinguish between imagination and fancy? The Friend aids to reflection, टेबल टॉक या बायोग्राफी या लिटरेरिया। तो ये देखिए इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को अब बताना है इसमें। एंड द आंसर इज, अगर आप लोगों ने लगा रखा है तो, एंड दैट इज बायोग्राफी या लिटरेरिया। दैट इज ये इनकी एक बायोग्राफी लिटरेरी बायोग्राफी कहलाती है। द आंसर इज डी। Coleridge coined the term exemplastic power to describe the power of memory, the imagination's ability to shape many things into one, the mechanical nature of fancy, the process of scientific discovery. And the answer is B, the imagination's ability to shape many things into one. Exemplastic जो है इसको बोला जाता है, that is exemplastic power. What is fancy according to Coleridge? इनके दो हैं, फैंसी और इमेजिनेशन, दोनों अलग अलग चीज हैं। एंड दैट इज अ मैकेनिकल एंड पैसिव फैकल्टी। एंड द आंसर इज ए, अ मैकेनिकल एंड पैसिव फैकल्टी दैट रीअरेंजेस एक्सिस्टिंग मटेरियल्स। फैंसी जो होती है वो मैकेनिकल और पैसिव फैकल्टी है। द आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कॉलरिज प्राइमरी इमेजिनेशन इज a repetition, that is D, a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am.
देखिए इसमें अ रिपिटिशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम, ये है इसका आंसर। और इसको मैं अब कल जो है इसे एक्सप्लेन भी करूंगी क्या है ये चीजें, जब तक एक्सप्लेन ना करो तब तक चीजें समझ में नहीं आती। अभी तो मैं इनको खत्म करवा दूं। कुबला खान वॉज रिपोर्टेडली कंपोज्ड आफ्टर, कुबला खान जब इन्होंने लिखी थी, इसका भी एक बहुत वो है कि वो अफीम के नशे में थे और फिर उन्होंने ये पोयम जो है लिखी, लेकिन ये अधूरी इसलिए रह गई क्योंकि समवन woke him up and after that he couldn't complete this poem. That is an opium influenced dream. The answer is B, an opium influenced dream. Who interrupted Coleridge while he was writing Kubla Khan? William Wordsworth, his wife, a person from Porlock, a local sailor. The answer is C, a person from Porlock. C. Which poem is considered one of Coleridge's conversation poems? Frost at Midnight, The Rime of the Ancient Mariner, Christabel या कुबला खान? तो इसका सही जवाब है आपका दैट इज जो उनकी दैट इज फ्रॉस्ट एट मिडनाइट को उनकी कन्वर्सेशन पोएम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन पोएम। The circular structure of Frost at Midnight begins and ends with, and that is the frost. That is the frost. C. Coleridge's Christabel is an unfinished poem in the style of, क्रिस्टबेल जो लिखी गई है वो गोथिक बैलेड है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, दैट इज सी गोथिक बैलेड। इन फ्रॉस्ट एट मिडनाइट द फिल्म फ्लटरिंग इन द फायरप्लेस इज अ सिंबल ऑफ, द आंसर इज बी द वेंडरिंग माइंड, घूमता हुआ दिमाग, द वेंडरिंग माइंड सीकिंग एन ईको, दैट्स बी। अब ये बात लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जॉन कीट्स के जो क्वेश्चंस हैं सारे उन्हीं के ही हैं ये। जॉन कीट्स जो कि यंगर जो है वो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे, तो ही बिलोंग टू, कभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, अब जिनको पता होते हैं वही उसका जवाब दे पाते हैं, तो आंसर इज सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट थे। और एक ये है इसी तरीके से, व्हाट इज कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? तो ये इसका सही आंसर है कि द कैपेसिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज विदाउट ट्राइंग टू फाइंड आउट any logical explanation for something. The answer is C, the capacity to remain in uncertainties. Which poet did Keats use as model for negative capability? Keats मानते थे कि ये uncertainties में रहना, fact and reason में ना पढ़ना, ये उनके अलावा एक और हैं जो है, that's William Shakespeare. The famous line beauty is truth, truth beauty concludes which poem? सत्य ही सुंदर है, सुंदरता ही सत्य है, and that is B, Ode on a Grecian Urn. That is Ode on a Grecian Urn. Keats is often described as the supreme poet. Keats जाने जाते थे, he was the supreme poet of sensuous imagery. Keats एक sensuous poet थे. In Ode to a Nightingale, the speaker is uncertain whether the experience was a vision or a waking dream. A vision or a waking dream, sinful or holy, real or a hallucination caused by wine, या जो है that is a memory of his mother. तो भाई देखो ये है इसका आपका a vision or a waking dream, ये लास्ट में बोलते भी हैं, that is a vision or a waking dream. और एक ये लाइन है, which a thing of beauty is a joy forever. अगर आप लोगों को ये पता, इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, 4000 लाइन्स की पोएम, that is C. Endymion. La Belle Damsel's Mercy is a ballad about a beautiful woman without mercy. और ये है that is a night. The answer is A night enchanted and abandoned by a beautiful fairy-like woman. The great odes of Keats were all composed in which Annus Mirabilis, यानी कि कौन से ईयर में, उनका एक नाम भी दिया गया है एनस मिराबिलिस से, या इसमें जो है ये कहा भी जाता है कि ये 1800 द ग्रेट ओड्स ऑफ 1819. द आंसर इज सी, ग्रेट ओड्स. ये क्या हो जाता है बीच बीच में, ग्रेट ओड्स ऑफ 1819, सी.
Which Keats' ode is characterized by pure description and an acceptance of natural cycle without philosophical anxiety? Ode to Psyche, Ode on Aggression, and To Autumn, Ode on Indolence. Question फिर से पढ़ लीजिए. And that is, which Keats' ode is characterized by pure description and an acceptance, and that is without, and the answer is To Autumn. The answer is C, To Autumn. In the eve of St. Agnes, the two lovers who flee into the storm are Endymion and Cynthia, Lycius and Lamia, Porphyrio and Madeline. सबको पता है, that is Porphyrio and Madeline. The answer is C. And the last question, Keats requested that his tombstone should read, Here lies the one whose name is written in water, and the answer is B. अब देखो ये मैंने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस दिए हैं. ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फेमस कंपस कंसीट इन डंस वैलिडिक्शन. ये सारे आपके 80 वर्ड्स के हैं. तो ये आपको हम लोग पहले इन राइटर्स के बारे में डिस्कस करके करेंगे. व्हाट्स अ हीरोइक कपलेट. हीरोइक का अगर हीरोइक कपलेट है तो वो हीरोइक कपलेट का क्या है, पोप ने उसे कैसे यूज करा है, सारे चीजें बतानी है. एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो. एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, Coleridge's major poetic works with their themes, Keats' concept of negative capability, short notes on Endymion, La Belle Dame sans Mercy, Eve of St. Agnes, contribution of preface to lyrical ballads to English literary criticism. और ये सारे के सारे क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब इनके बारे में आपको एमसीक्यू वाली नॉलेज नहीं हो, जब आपको इनके बारे में नॉलेज हो, तभी आप इन्हें लिख सकते हैं. नहीं तो 80 वर्ड क्या 10 वर्ड लिखने भी बड़े मुश्किल है. तो चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है. बाकी मैं कल ये डिस्कस करने से पहले, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले इनके बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दिखाऊंगी, इनका पूरा फॉर्मूला बताऊंगी तब. ठीक है जी.